क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एमएम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। देखिए ये बैलेंस शीट दी हुई है, सीएफएस बनाना है हमें। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट ईयर में शेयर इशू किए हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस का 50,000 था, अब 2 लाख हो गया है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक ही चीज दी हुई है, सरप्लस का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस 50,000 है माइनस का, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर है, डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब करंट ईयर में डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया गया है। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ये भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। और देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि टैक्स 70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के ये पता करेंगे कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन दी है, ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए इसका अकाउंट बनाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या दिया है, केवल एक ही एसेट है मशीनरी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस पर। तो हम मशीनरी अकाउंट बना लेंगे और पता कर लेंगे कि करंट ईयर में कितनी एसेट बेची या खरीदी है। देखिए यहाँ पर आपको एसेट के बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि मशीन को बेचा हो। तो इस ईयर में जो भी इंक्रीज हो रहा है वो करंट ईयर में मशीनरी परचेज की होगी, इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर में कोई मशीन बेची नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से कोई भी अमाउंट एसेट के अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो जो भी इंक्रीज हो रहा है वो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद देखिए आपको इंटेंजिबल एसेट दिया है, इंटेंजिबल एसेट कम हो रही है, इसका मतलब इस पर एमोटाइज हुई है इंटेंजिबल एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फर्दर परचेज किया है। इसके बाद करंट एसेट दी है, करंट इन्वेस्टमेंट ये, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दोनों। और ये जो इन्वेंट्री है इसमें जो चेंज हुआ है इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस या माइनस करेंगे। देखते हैं यहाँ इंक्रीज हुआ है तो माइनस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि जो 12% डिवेंचर हैं वो 31 मार्च 2022 को रिडीम हुए हैं। इसका मतलब बिल्कुल ईयर के एंड में रिडीम हुए हैं, तो हमें उन पर भी, जैसे ये डिवेंचर देखिए ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग 4.5 लाख, तो हमें इंटरेस्ट पूरे 5 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि जिन 50,000 डिवेंचर्स का 50,000 रुपये की डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया गया है वो ईयर के एंड में किया गया है, तो उन पर भी हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसका मतलब पूरे 5 लाख पे हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है। अब देखिए नोट में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एज पर सरप्लस, और सरप्लस का आपने देखा था ओपनिंग बैलेंस था 50,000 रुपये माइनस का, और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। तो करंट ईयर में से, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस किया जाता है, तो 2 लाख माइनस का 50,000, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट आ जाएगा 2,50,000 रुपये। अब हम बात करते हैं कि करंट ईयर में और क्या क्या एडजस्टमेंट किए गए हैं जो कि यहाँ पे प्लस माइनस किए जाएंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हमें ये सारे ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्लस करते हैं। तो आप देखिए इनमें से क्या क्या दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया है, और ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं दिया, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें देखना पड़ेगा कि करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया गया है। देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि टैक्स 70,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है 90,000 और 70,000। तो हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के पता करना पड़ेगा कि करंट ईयर में कितने टैक्स के लिए प्रोविजन किया गया है। देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का 90,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 70,000। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो करंट ईयर में जितना हमने टैक्स के लिए प्रोवाइड किया है वो सीआर में होता है, और जितना टैक्स पे किया है वो डीआर में होता है। तो आपको टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दी है कि करंट ईयर में 70,000 रुपये टैक्स पे किया गया है। अब हमें बैलेंसिंग फिगर में पता चल जाएगा कि करंट ईयर में कितने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया गया है। तो 50,000 रुपये का प्रोविजन क्रिएट किया गया है।
तो इधर हम प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। और इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा 3 लाख रुपए आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए ये हमारा नोट का काम हो गया। अब हम शुरुआत करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल चुके हैं हम 3 लाख रुपए। अब हमें यहाँ पे क्या क्या प्लस करना होता है। हमें यहाँ प्लस करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस होते हैं उन्हें हम यहाँ पर प्लस करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज होती है डेप्रिसिएशन, दूसरी होती है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पर लगता है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कितना लगा है। तो आप देखिए आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 1,01,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख रुपए है। तो देखिए यहाँ पर हम बिना अकाउंट बनाए ही पता कर सकते हैं कि इस साल कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इस साल कोई भी मशीनरी का पार्ट बेचा नहीं गया है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से कुछ भी अमाउंट मशीनरी के अकाउंट पे तो ट्रांसफर हुआ नहीं है। तो जो भी इंक्रीज हो रहा है वो ड्यू टू करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। तो 1,01,000 से 2 लाख हो गया है, इसका मतलब करंट ईयर में 99,000 डेप्रिसिएशन लगाया है। अब हम बात करते हैं एमोर्टाइजेशन की। तो इंटेंजिबल एसेट देखिए 30,000 से 20,000 हो गई है, इसका मतलब 10,000 से एमोर्टाइज हुई है। तो ये दोनों अमाउंट हम लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन लगा है 99,000 रुपीज और गुडविल एमोर्टाइज हुई है 10,000 रुपये से। इसके अलावा यहाँ पर प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो यहाँ पर हमने देखा था लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें कि 12% डिवेंचर है। तो देखिए 12% डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 4.5 लाख। देखिए यहाँ पर 50,000 की डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया है। कब किया है रिडेम्पशन? यहाँ पर रिडेम्पशन किया है ईयर के एंड में। तो हमें उन डिवेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिनका की रिडेम्पशन हो गया है। इसका मतलब हमें पूरे 5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% की रेट से 60,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज प्लस होती है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ना तो कोई फिक्स एसेट बेची है और ना ही कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल किया है। इसके बाद यहाँ पर माइनस होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम, जैसे आपका डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,69,000 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना है। उसको हम क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हम देखते हैं कौन सी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हैं जिनमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है। ये मैंने आपको बताया कि करंट लायबिलिटी में जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसे यहाँ पर ऑपरेटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इसके बाद देखिए करंट इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट में, इसे भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। हाँ, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। कितने से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है? 62,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। और ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो केवल एक ही एलिमेंट है इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 62,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसे हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4,07,000 रुपये। यह आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स पेड का अमाउंट हमने माइनस नहीं किया है। अब हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। टैक्स पेड का अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि करंट ईयर में 70,000 रुपये का टैक्स पे किया गया है। इसे माइनस करने के बाद हमारा नेट आंसर आ जाएगा 3,37,000। ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमारी ये एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें देखना होता है नॉन करंट एसेट्स को। तो देखिए नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है। एक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट है। इसके हमें नोट दिए हुए हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक तो मशीनरी है जो कि इंक्रीज हो रही है। देखिए मशीन के बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
और इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट ईयर में हमने मशीनरी केवल परचेज की है। तो यहाँ से हमें 12,03,000 माइनस 8,21,000 करके 3,82,000 आ रहा है, इतने की हमने मशीनरी परचेज की है। और इंटेंजिबल एसेट में देखिए ये तो एमोटाइज हुई है, इसमें कोई खरीद बिक्री नहीं हुई है, इससे कैश का कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होगा। तो एक तो मशीनरी हो गया, इंक्रीज हो रही है मतलब परचेज की है। इसके अलावा जो आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हैं वो भी इंक्रीज होने हैं, इसका मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 25,000 रुपये के परचेज किए गए हैं। तो ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के आउटफ्लो हैं। एक हो गया मशीन परचेस्ड 3,82,000 ये आउटफ्लो है, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं वो भी कैश का आउटफ्लो है। तो ये दोनों ही है बस। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया 4,07,000 रुपये माइनस में मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा बी वाला आंसर हो गया। अब एक और एक्टिविटी रह गई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें 3 चीजें देखनी होती हैं, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शेयर कैपिटल देखिए 4 लाख से 5 लाख हो गई, इसका मतलब करंट ईयर में 1 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर्स हैं 5 लाख से 4.5 लाख हो गए, इसका मतलब करंट ईयर में 50,000 रुपए की डिवेंचर्स का रिडेम्पशन किया गया है, यह आउटफ्लो है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि 50 से 1.5 लाख हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो गया है। तो और हमने बैंक से जो ओवरड्राफ्ट है वो इंक्रीज किया है, मतलब पैसा लिया है बैंक से, तो ये हमारा 1 लाख रुपए का इनफ्लो हो गया। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट पेड हमने निकाला ही था, यहाँ पर 60,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया था, इसे हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या क्या है, एक तो शेयर इशू हुए हैं 1 लाख रुपए के, ये इनफ्लो है। और एक जो डिवेंचर्स रिडीम हुए हैं 50,000 रुपये के, ये आउटफ्लो है 50,000 रुपये का, माइनस करेंगे इसे। और इसके अलावा जो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ था वो इनफ्लो है 1 लाख रुपए का। और जो इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर्स पे 60,000 रुपये, ये आउटफ्लो है। इस तरीके से हमारा नेट आंसर आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 90,000 प्लस में, इसका मतलब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए ये तीनों एक्टिविटी के हमने आंसर निकाल लिए, अब हमें नेट आंसर निकालना है। नेट हमें पता करना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। इसके लिए ए बी सी तीनों को हम ऐड करेंगे। तो देखिए ए का आंसर 3,37,000, बी का आंसर 4,07,000 माइनस में, तो इसे हम माइनस कर देंगे 4,07,000। और सी का है 90,000 प्लस, तो प्लस कर देंगे। नेट हमारा आंसर आ रहा है 20,000 रुपये, इसका मतलब प्लस में आ रहा है 20, तो लिखेंगे हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो 20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ है। अब हम इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमारा आंसर आ जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब हम इसे चेक करेंगे क्वेश्चन से। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये 60 और 60 1,20,000, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर किए जाते हैं। तो 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो 1,20,000 और 20 1,40,000, ये क्लोजिंग होना चाहिए। इसे हम चेक कर लेते हैं 50 और 90 1,40,000। तो यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वही हमारा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गोपाल लिमिटेड एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज 2,32,000। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो हमें दिया हुआ है, फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कि इतना ही आता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल दिया है, इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिया हुआ है, केवल एक ही चीज़ है सरप्लस, और जो कि पहले 1 लाख था अब 4 लाख हो गया, ये 1 लाख माइनस का था। तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का बैलेंस माइनस करके हमें पता चलेगा करंट ईयर का प्रॉफिट। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एलिमेंट है। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है। देखिए जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया है, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन दी है कि इस साल 1,50,000 का टैक्स पे किया गया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के हमें पता चल जाएगा कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है,
इसमें मशीनरी है और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ देखिए मशीनरी को बेचने या खरीदने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब जो भी चेंज हो रहा है मशीनरी में, देखिए इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मशीनरी हमने परचेज की है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो इंक्रीज हो रहा है वो हमने करंट ईयर में डेप लगाया, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकाउंट तब बनाना पड़ता है जब हम कोई एसेट बेचते हैं। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट दिया है जिसमें कि गुडविल है और डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब गुडविल एमोर्टाइज की है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद देखिए करंट एसेट। करंट एसेट में आपको करंट इन्वेस्टमेंट दिया है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है जो कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो वहां पर इसे हम देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब माइनस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया, तो शुरुआत करते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और ये निकालने के लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है। तो देखिए नोट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट एज पर सरप्लस। इसके लिए जो क्लोजिंग बैलेंस है सरप्लस का, उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया जाता है। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख रुपए और ओपनिंग बैलेंस दिया माइनस का 1 लाख। तो यहां से हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपए। अब हमें इसमें क्या क्या प्लस माइनस करना होता है वो देख लीजिए। डिविडेंड, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इंटरम डिविडेंड भी नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके लिए हमें एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है और नीचे बताया है कि करंट ईयर में 1,50,000 टैक्स पे किया गया। तो हमें ये पता करना है कि करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया है। तो यहां हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहां क्लोजिंग लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 1,75,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2 लाख रुपए और आपको यह बताया गया है कि करंट ईयर में 1,50,000 टैक्स पे किया है। अब करंट ईयर में कितना टैक्स प्रोवाइड किया है ये हमें बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में हमें पता चल गया कि करंट ईयर में 1,75,000 रुपए का टैक्स प्रोवाइड किया गया है। तो इसे हम प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस लॉस नहीं दिया है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दिया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन नहीं दिया है, तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 6,75,000। तो ये हमारा नोट का काम हो गया। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम निकाल चुके हैं 6,75,000। अब हम इसमें प्लस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की जो एक्सपेंस और लॉस है, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन देखिए हमें कहाँ से पता चलेगा, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है यहाँ से पता चलेगा। इस साल कोई भी हमने एसेट बेची नहीं है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से कुछ भी मशीनरी के अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो 2 लाख से 4 लाख हो गया है, इसका मतलब करंट ईयर में 2 लाख डेप्रिसिएशन लगाया है। एमोर्टाइजेशन देख लेते हैं, उसके लिए हमें इंटेंजिबल एसेट को देखना होता है। गुडविल 58,000 से 46,000 हो गई, इसका मतलब करंट ईयर में 12,000 रुपये एमोर्टाइजेशन हुआ है। तो दो तो ये चीज़ें हो गई, एक डेप्रिसिएशन और एक एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए है और एमोर्टाइजेशन था 12,000 रुपये। इसके अलावा और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के लिए हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को देखना पड़ेगा। तो आप देखिए डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस 9 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस भी 9 लाख है, इसका मतलब करंट ईयर में ना तो डिवेंचर इशू किए हैं और ना रिडीम किए हैं। तो पूरे 9 लाख पे हमें 12% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो हमारा आएगा 1,08,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, तो ये सारे हमें प्लस करने होते हैं। इसके अलावा जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट है वो तो है नहीं, क्योंकि किसी भी फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से माइनस करना होता है जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के गेन और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 9,95,000। देखिए इसके बाद हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करना होता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं और करंट एसेट कौन सी हैं।
तो देखिए करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ऐसे तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद करंट एसेट में आप देखिए करंट इन्वेस्टमेंट है, इसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। इन्वेंट्री 90 से 2,14,000 हो गया है, इसका मतलब 1,24,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, तो एक ये माइनस करेंगे और ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, तो ये तो हमारा केवल एक ही एलिमेंट है जो कि यहाँ पर माइनस होगा, माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। 1,24,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है, इसे हम माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8,71,000। ये है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अभी इसमें से टैक्स पेड माइनस नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड। तो करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया गया था? 1,50,000 रुपये, तो इसे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,21,000। ये हमारा नेट आंसर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, प्लस में है, इसलिए हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें नॉन करंट एसेट्स को देखना पड़ेगा। तो आप देखिए नॉन करंट एसेट में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जिसमें आपका मशीनरी है। तो मशीनरी आप देखिए, मशीनरी खरीदने की या बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है, तो मशीनरी यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने करंट ईयर में मशीन परचेज की है। 6,42,000 से 24 लाख हो गया, मतलब 7,58,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इतने की हमने करंट ईयर में मशीनरी परचेज की है। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल है, वो एमोटाइज हुई है, उसमें खरीद बिक्री कुछ भी नहीं हुई है। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000 से 1 लाख के हो गए, इसका मतलब 55,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किए गए हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल दो ही चीजें रही, एक इन्वेस्टमेंट खरीदा है और एक मशीनरी खरीदा है। तो 7,58,000 के तो इन्वेस्टमेंट मशीनरी खरीदा है, आउटफ्लो है, और 55,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, ये भी आउटफ्लो है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम आता है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो यही हमारा आंसर आ गया 8,13,000 माइनस में, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हो गई। अब एक तीसरी एक्टिविटी रह गई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का तो वैसे ही क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है 2,32,000 रुपये, लेकिन हम करके देखते हैं इसमें से। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से, इसका मतलब करंट ईयर में 2 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए गए हैं, तो ये इनफ्लो है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ भी नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखते हैं 1 लाख से 2,40,000 हो गया, इसका मतलब 1,40,000 रुपये से शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीज हुई है, जो कि इनफ्लो है। जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, वो बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने बैंक से और भी ओवरड्राफ्ट रेज किया है, लिया है। इसके अलावा इधर आता है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड तो नहीं है, इंटरेस्ट पेड है, वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए शेयर इश्यू हो रहे हैं, शेयर इश्यू हुए हैं 2 लाख रुपए के, ये पैसा आ रहा है। इसके अलावा जो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा तो पैसा आएगा। कितने से इंक्रीज हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट? 1,40,000 रुपये से। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पे किया गया है, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, जो कि हमने ऑपरेटिंग में यहाँ पर प्लस किया था 1,08,000 रुपये, वो यहाँ पे माइनस होगा। और अब हमारे यहाँ से आंसर आ रहा है 2,32,000 रुपये प्लस में, तो ये हो गया कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये आपको क्वेश्चन में भी बताया गया है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 2,32,000 रुपये का इनफ्लो हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेट आंसर निकालेंगे। इसके लिए हमें A + B + C तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करना है। तो देखिए इसमें 7,21,000 और B में 8,13,000 माइनस हो रहा है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। C जो फाइनेंसिंग है उसमें 2,32,000 प्लस हो रहा है, तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 1,40,000 प्लस में आ रहा है। इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमें यहाँ से कंफर्म भी हो जाएगा क्वेश्चन में से। देखिए ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 1,20,000 और 1,20,000, 2,40,000 रुपये। और क्लोजिंग बैलेंस देखिए कितना, 2 लाख और 1,80,000, 3,80,000। और यहाँ से भी देखिए 1,40,000 और 2,40,000 मिला के आ गया 3,80,000, जो कि हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।